Yes, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, Good good morning. morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को नवोदय का प्रैक्टिस सेट इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आप लोग तैयारी में लगे हो और आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि आप लोग 100 में 100 नंबर लाओ, है ना। इस लक्ष्य को आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आज हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्या आपकी तैयारियां हैं, कहाँ आपकी कमियां हैं, इसको आप लोग देखोगे और बढ़िया से जो है तैयारी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो है आपके सामने प्रैक्टिस सेट आता है तो उसको जो पढ़ना है आपको अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद एक बार कोई भी अनुच्छेद एक बार पढ़ के आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। आप 1 से 2 बार 2 से 3 बार ध्यान से जब पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में आपके अनुच्छेद की हर लाइन आ जाएगी, उसके आधार पे आप उत्तर देंगे, ठीक है। अब आपको रोज जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी और कुछ प्रैक्टिस सेट आपको भेजे जाएंगे जो आपको आराम से घर पे बैठ के करना होगा, सोच समझ के उत्तर देना होगा। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप 20 नंबर का जो हिंदी है 20 में 20 आप ले आए, तब जाने कि आप नवोदय की परीक्षा पास कर सकें। Yes, मम्मी। आता है तब तक आप अपने आप को सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करेंगे ना 20 में 20 लाने की। Yes, ma'am. इसलिए बेटा करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट शेयर करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद उसका आंसर देंगे। Yes, ma'am. दिख नहीं रहा है। यस मैम दिखने लगा। Yes, ma'am. दिखने लगा। नो मैम नहीं दिख रहा है। जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है। जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसको नहीं दिखेगा। यस मैम। मैम ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? अनुच्छेद नंबर 1 देखिए आपका, ध्यान दे रहे हो? Yes, तो आवाज मेरी जा रही है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। Yes, ma'am. ठीक है अनिल, आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. चलिए बेटा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार दो Yes, बार ma'am. पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। चलिए पढ़िए बेटा। तो दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्राहा, मलाया प्रायद्वीपीय, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। उसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बांटा गया था। प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया था। ग्राम सभा स्वायत्तशासी संस्थाएं थी जो गांव के शासक के विभिन्न अंगों के कार्य की देख रेख करती थी। 11वीं शताब्दी में
ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया आपके? हाँ मैम चलिए अमन, आप एक बार आप भी दोहरा लीजिए, अब आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है? फिर से एक बार सभी लोग Yes, ध्यान ma'am. से सुनेंगे। दक्षिण समझ में भारत आया थोड़ा? दक्षिण भारत में चोल राज्य यस मैम चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन किया। उसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालांडुओं में बांटा गया था। प्रत्येक वालांडू में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया गया था। ग्राम सभी स्वायत्तशासी संस्थाएं जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थी। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। चलिए बेटा, आप सभी को 2 बार पढ़ा, सुना सभी लोगों ने 2 बार? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जिससे पूछा जाएगा उसको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना सबको? हाँ चलिए। यस मैम। चोल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। क्या किया था? राजेंद्र चोल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो चलिए बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं 4 विकल्प दिया गया है ना? चारों विकल्प देख रहे हो। पहला है उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक, दूसरा है उड़ीसा से बंबई तक, तीसरा है बंबई से दिल्ली तक, और चौथा ऑप्शन है आपका दिल्ली से कोलकाता तक। तो आप सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे पैसे अनुच्छेद को देखते हुए। पढ़ा भी है आपने, एक बार फिर से ध्यान से देख के उत्तर देंगे आप, ठीक है? तो सबसे पहला उत्तर अनिल आपको देना है। मैम उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक। यस मैम। कैसे आपने ऑप्शन ए? हाँ बताइए मैम। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। महाकौशल से बंगाल तक। ऑप्शन नंबर ए। बेटा, इसका चुनाव आपने कैसे किया? देखिए मैम हाँ बताइए। मैम वहाँ पे लिखा, मैम बताएं। हाँ उड़ीसा तथा अमन देखिए, हम अनिल से पूछ रहे हैं, जिससे पूछा जाएगा उसी को बोलना है। बीच में अमन आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा। हाँ चलिए बेटा, अनिल बताएंगे कैसे आपने चुना। मैम फर्स्ट लाइन में मैम फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है मैम, दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र ने महाकौशल बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया है। हाँ यही चीज को ध्यान देना है हर लाइन। यस मैम। बेटा, तो पहला का आंसर इसलिए हमने चुना क्योंकि ये पहले ही लाइन में था, है ना? अब देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल के अधीन नहीं था, है ना? अब हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, मलाया,
श्रीलंका, इंडोनेशिया, निकोबार। अब हम इसके लिए नीचे आते हैं, है ना, और फिर देखेंगे, पढ़ेंगे इसको ध्यान से कि कौन के अधीन नहीं था। तो आपको यहाँ पढ़ने पे पता चल जा रहा है। देखिए मैम आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे ना, देख रही हैं? यस मैम मैम श्रीलंका, निकोबार, ब्रह्मा, मलाया, प्राची, सुमात्रा मैम कर लिया था, है ना, अधीन कर लिया था। इसमें आपको देखना है अधीन नहीं था, तो मलाया अधीन था, इंडोनेशिया, मैम है ना, मैम इंडोनेशिया नहीं था। इंडोनेशिया इसमें दिया नहीं गया है। जो चीज दिया गया है वो अधीन में था, तो इंडोनेशिया जब नहीं दिया गया तो उसका उत्तर आपका वही आ गया कि इंडोनेशिया नहीं था, है ना। इस तरीके से आपने उत्तर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी 63, राजेंद्र चोल के समय प्रांतों को कहा जाता था। देखिए इसके लिए आपको ध्यान देना होगा तीसरी लाइन। मैम मंडलम, मैम मंडलम, तीसरे लाइन, मैम तीसरे लाइन में मैम है। मंडलम हाँ, मंडलम। देखिए बेटा, कहलाते थे। बेटा आप लोग शांत हो जाइए। हाँ, मैं आप लोग का, मैम अब मेरी बात को सुन लीजिए। ये आप लोग का कोई प्रैक्टिस सेट आपको अभी 10 तो भेजा जाएगा। आप अपना अकल जितना लगाना होगा उसमें लगाना। जो ज्ञानी लोग हैं वो उसमें अकल लगाइएगा। देखता हूँ कितना कर पाते हो। एक ही बार केवल आपको रिस्पॉन्स देने का मौका मिलेगा। ईमेल आईडी से आप लॉगिन करिएगा, आप उसको करिएगा। आपका ये क्लास मैंने शेड्यूल कराया है दूसरी क्लास बंद करा के, सिर्फ इसलिए कि आप लोग सुन ले ढंग से। जिन बच्चों को आता है, जो ज्ञानी लोग हैं वो थोड़ा शांति बनाए, जिनको नहीं आता है उनको पढ़ने दे। मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है। अभी ये क्लास में सिर्फ समझाया जाना है आप सभी को। जिसको लगता है उन्हें सब कुछ आता है वो 10 दिन के लिए अपनी नवोदय की तैयारी कर ले, वो क्लास ना ले, खुद से प्रैक्टिस कर ले। जिनको लगता है कि नहीं हो सकता है मैम कुछ अच्छी चीजें बता दे, कुछ समझा दे, कुछ जानकारी बेहतर दे दें, वही क्लास करें। ये नवोदय वाली आपका सिलेबस 11 तारीख के बाद ही पढ़ाया जाएगा। आप ये 10 बजे वाली क्लास मत करिए। जिसको भी आता है, जिसको भी लगता है मुझे सारा आता है, वो आराम से, मैं कभी भी इसके लिए फोन नहीं करूंगा नवोदय के लिए। कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे ना करे, कोई क्लास ले नवोदय वाले ना ले, मैं इसके लिए कभी भी नहीं फोन करूंगा। तो ध्यान से आप 10 बजे थोड़ा सा मैम को सुनने का प्रयास करिए और दूसरों को भी बोलने का मौका दें। समझ में आया? यस यस सर। चलिए बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार की कहानी से नहीं समझ में आ रहा है उनको। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उनको जो है थोड़ा शांत रहना चाहिए, है ना। हाँ, वो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे। आप लोग तो मान लेते हैं आप लोग को आ रहा है, आप लोग निकाले जाओगे, लेकिन जो बच्चे नहीं सुन पाएंगे और हमारे पढ़ाने पे नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे वैसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनको अलग से कौन पढ़ाएगा? ठीक है, इसलिए आप लोग तो समझिए कि आपको क्वेश्चन ढूंढा कैसे जाता है। जो लोग जान रहे हैं आ रहा है वो शांत रहेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं विशेष रूप से उनके लिए है, ताकि वो समझे और वो भी ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 63 पे थे। तो यहाँ पे हमने तीसरी लाइन में उस प्रश्न को ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ लिखा भी गया है उनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। उनका उनका का मतलब हुआ आपका राजेंद्र चोल से, है ना, क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र चोल के शासन के बारे में बताया गया है ना। तो अब हमें उत्तर देना आसान हो गया कि राजेंद्र चोल के समय प्रांतों को क्या को कहा। देखिए यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा, कहा जाता था, तो कहा शब्द नहीं है, कहा होगा। ये चंद बिंदु यहाँ गलत लग गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता था, तो मंडलम आपका आंसर आ गया। रुचि समझ में आ रही है ना बेटा? चलिए अगला निम्न में अधीन का विलोम है। अधीन शब्द आप लोग पढ़ते होंगे। अधीन का विलोम स्थानीय नहीं हो सकता है, जगत नहीं हो सकता है, पराधीन। अधीन का मतलब हम किसी के अंदर रहेंगे, किसी के अंदर रहकर कार्य करेंगे, है ना।
तो आप हमारे अंदर रह के पढ़ रहे हो, तो आप इस समय हमारे अधीन पढ़ रहे हो। और अगर हम क्लास नहीं ले रहे हैं और फिर अपने आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आप क्या हो, पराधीन हो, स्वतंत्र हो, यानी दूसरों के। यहाँ पे अधीन का मतलब निराधीन होगा, पराधीन, बिल्कुल सॉरी बेटा, अधीन और पराधीन ये एक ही अर्थ है, समानार्थी शब्द है। यहाँ आपका होगा निराधीन, यानी जिसपे किसी का अधीन न हो, ठीक है। अधीन के अंदर रहना, पराधीन मतलब दूसरों के अंदर रहना, निराधीन यानी किसी के अंदर न रहना, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा मिस्टेक होने पे आपका आंसर गलत हो सकता था, हमसे भी गलत हो रहा था यहाँ पे, लेकिन हमने अर्थ के आधार पे समझ लिया, ठीक है। चलिए बेटा, यस मैम। इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वायत्तशासी का अर्थ होता है राजा का अधिकार, अपने ही अधीन, स्थानीय या पराधीन। अब यहाँ पे हमें बहुत ही बारीकी से सोचना होगा पैसेज को देखते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, प्रत्येक मंडलम कई वार्ड में बटा होता था, है ना। प्रत्येक वार्ड, हाँ, वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया जाता था। ग्राम सभा स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, है ना। अब यहाँ पे आ गया आपका स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका अर्थ क्या निकल रहा है, स्थानीय। ग्राम क्या होता है, स्थानीय चीज होता है ना, हाँ। गांव की जो अलग अलग गांव की अलग अलग स्थान है, तो वहां पे जो कार्य होगा वो स्थानीय माना जाएगा, है ना। प्रदेश स्तर पे कार्य हो रहा है तो प्रांतीय माना जा रहा है, और जो पंचायत स्तर पे कार्य हो रहा है ना, तो पंचायती कार्य माना जाएगा। लेकिन ग्राम सभा का जो कार्य होता है वो स्थानीय माना जाता है। यहाँ पर स्वायत्तशासी का अर्थ होता है स्थानीय। सभी लोग सहमत हो इस आंसर से? हाँ, यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए, इस तरह से आपने एक अनुच्छेद को पढ़ा, इसका उत्तर इस तरह से निकला। अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद पे, ध्यान देंगे सभी लोग। अनुप्रिया, आप रीडिंग करेंगे एक बार अनुच्छेद का। अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यस मैम। सेकंड वाला, हाँ, लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यह गोमती नदी के किनारे बसा है। यह अपने राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा का क्षेत्र है। विधानसभा भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। लखनऊ में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनमें रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा प्रमुख है। बड़े इमामबाड़े में भूल भुलैया भी है। इन्हें अवध के नवाबों ने बनवाया था। यहाँ की चौड़ी सड़कें और पार्क लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। लखनऊ स्थित चिकित्सा विद्यालय तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संसाधन SGPG चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के बड़े केंद्र हैं। देखिए, सभी लोगों ने अनुच्छेद ध्यान से सुना, हाँ, समझ में आया। यहाँ पे हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में बताया गया है। वहाँ पे जो है विधान भवन में कौन कौन रहता है, विधानसभा में कौन कौन से सदस्य मिलकर वहाँ रहते हैं, इस प्रकार से बैठते हैं जब कोई भी चीज पे जो है निर्णय लेना होता है। और फिर वहाँ की जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके बारे में बताया गया है ना। वहाँ के जो है प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर
SGPG, PGI आप लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं PGI में ले गए हैं, है ना। अगर किसी को कोई दुर्घटना होती है, कोई जल्दी यहाँ फैजाबाद नहीं ठीक होता है, दाखिल कर देते हैं PGI, है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, चिकित्सा संस्थान है, ठीक है। अब चलिए ध्यान देंगे, आप कोई बोलेगा नहीं बीच में। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ये सब बता ले जाएंगे, क्योंकि पहले दिया है लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, तो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इसलिए हमारी राजधानी लखनऊ है। बहुत ही आसान इसका आंसर था। दूसरा है लखनऊ बसा है। तो दूसरे लाइन में आप आइए, देखिए कितनी बारीकी से एक लाइन से प्रश्न निकल रहा है। यह गोमती नदी के किनारे बसा है, आ गया ना नंबर सी ऑप्शन, गोमती नदी के किनारे। अब आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थित है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, इंदिरा गांधी राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय चिकित्सा विद्यालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान केंद्र। तो यहाँ पर कई नाम दे दिए गए हैं, लेकिन आप अंतिम में देखेंगे लखनऊ स्थित चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान। तो यहाँ संजय गांधी का नाम आ रहा है, बाकी न इंदिरा गांधी का नाम आ रहा है, न महात्मा गांधी का नाम आ रहा है, न राजीव गांधी का नाम आ रहा है किसी का नाम नहीं है ना बेटा। तो आप जो है यहाँ पे तो संजय गांधी का नाम आ रहा है, इसलिए वीडियो ऑन रखिए बेटा, सभी का दिखना चाहिए चेहरा, इसलिए हमने टिक लगा दिया किस पे, संजय गांधी पर, यानी ऑप्शन नंबर किस पे जाएगा, ये ए पर जाएगा, है ना। तो इसके अलावा किसी का नाम नहीं है किसी का नाम नहीं है ना, इसलिए इसका No, ma'am. नंबर 1 जाएगा। चलिए बेटा सभी लोग ध्यान देंगे, वीडियो बंद करके क्यों बैठे हो, दिव्या, अस्मित, सचिन, इतने लोग हो, चेहरा केवल 2 लोगों का दिख रहा है, स्क्रीन पे केवल 2 लोग दिख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना, सबका चेहरा दिखना चाहिए, तब तो पता चलेगा वीडियो में कितने लोग बैठ के क्लास बढ़िया से ले रहे हो। हाँ चलिए, अब आया है अनुसंधान का अर्थ है तलाश करना, ज्ञान की खोज करना, नियंत्रण करना, आविष्कार करना। अनुसंधान देखिए, अनुसंधान के बड़े केंद्र, प्रशिक्षण, जैसे आपको यहाँ पर नवोदय के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे जो प्रशिक्षण हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो प्रशिक्षण कराना है, किसी को किसी चीज के लिए तैयार करना प्रशिक्षण होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका अनुसंधान का तलाश करना नहीं होगा, ज्ञान की खोज का, हाँ, नियंत्रण करना भी नहीं होगा, क्योंकि चिकित्सा और प्रशिक्षण जहाँ दिया जा रहा है वहाँ नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, आविष्कार करना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ज्ञान की खोज करना। हम चिकित्सा और प्रशिक्षण जो यहाँ पर बना हुआ है संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पे हम ज्ञान की खोज कर रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। तो ये आपका यहाँ पे अनुसंधान का अर्थ निकलेगा ज्ञान की खोज करना, और इसे अपने मन से विचार बता दो, लेकिन आपको यहाँ पे देखकर आपको पैसे से पढ़ के ही उत्तर देना है, ढूंढना है। तो यहाँ से आपका अर्थ निकल रहा है, अनुसंधान का अर्थ ज्ञान की खोज करना। अब आइए नदी की पर्यायवाची। तो आप लोग पर्यायवाची विलोम इसको अलग से पढ़ते होंगे, तैयारी के लिए भी पढ़ रहे होंगे, बहुत पिछले क्लास में बहुत सारा आपको पढ़ाया गया है। तो नदी का पर्यायवाची रुचि क्या हो सकता है बेटा, सर क्या हो, नहीं रुक जाए, एक मिनट बताएंगे रुचि। मैम सरिता है ना, क्योंकि सरिता क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिए,
सरवर तालाब की पर्यायवाची होती है ना। सरिता नदी की पर्यायवाची हो रही है। पयोध ये किसकी पर्यायवाची हो रही है? समुद्र की हो रही है। सलिल किसकी हो रही है? जल की हो रही है ना। तो अगर हमको नहीं भी मालूम है, अगर मान लीजिए मैं सरिता नहीं मालूम था, लेकिन सरवर मालूम था तालाब की पर्यायवाची है, पयोध मालूम था कि समुद्र की पर्यायवाची है, सलिल का मतलब जल निकल रहा है, तो हमें सरिता ऑप्शन पे टिक कर देना। अगर नहीं भी मालूम था, तीनों का मालूम है, इसका नहीं मालूम है, तो जो ऑप्शन बच रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका सरिता बी। ठीक है, अभी आप इस अनुच्छेद को भी तैयार कर लिए। न्यायिका समझ में आया बेटा? हाँ मैम। चलिए अश्मी सचिन आप लोग भी तैयारी में रहेंगे। आप लोग वीडियो बंद करके बैठे हो। हाँ सचिन कम से कम कुछ आवाज तो दो, पता तो चले सुन रहे हो मुझे। अस्मित यानी ये दो लोग सुन भी नहीं रहे हैं। तनिष्का चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 3 आपका गया। तनिष्का आप पढ़ेंगी? आश्चर्य की बात है पढ़िए मैम। पढ़िए तनिष्का। आश्चर्य की बात है कि अधिकांश समय तक पानी में रहने के बाद भी बत्तखों के पंख सूखे बने रहते हैं। वे घंटों पानी में तैरती रहती हैं और बीच बीच में डुबकी भी लगाती हैं, फिर भी सूखी ही रहती है। इसका रहस्य क्या है? बत्तख की पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल का अंग होता है। बत्तख इस अंग को दबाकर तेल निकालती रहती हैं, जो उसके पंखों पर फैल जाता है। वैसे तो सभी पक्षियों में यह तेल का अंग होता है, किंतु जलचर पक्षियों में यह सुविकसित होता है। पक्षियों में पसीना लाने वाला अंग नहीं होता। देखिए अब आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे बतख के बारे में बताया गया। क्या बताया गया बतख के बारे में? पसीनों के अंगों के बारे में। प्रश्न नंबर 71 पे आते हैं हम। अनुच्छेद बताया गया है बतखों के पसीनों के अंगों के बारे में, या तेलीय पंखों के बारे में, या तेल के अंगों के बारे में, या सूखे बने रहस्य के बारे में। देखिए चारों ऑप्शन हमें लग रहा है कि सब चीज इसमें बताई गई है ना। लेकिन अब हमें देखना है, क्योंकि पसीना के अंग के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो गया है ना, कि पक्षियों को पसीना लाने के अंग जो है यही होते हैं। इससे हमें लग रहा है कि आपका ऑप्शन सही होगा, है ना। लेकिन देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जब हमें सारे ऑप्शन लगते हैं कि सही है, तो हमें जो सबसे सही होता है उसे चुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पसीनों के अंगों के बारे में एक लाइन में दे दिया गया। दूसरा आपका तैलीय पंखों के बारे में, इनके पंख तैलीय होते हैं भी बताया गया है। आप ये भी तो कर सकते हो कि हाँ ऑप्शन 2 सही हो सकता होगा, क्योंकि यहाँ तैलीय अंगों के बारे में बताया गया है। फिर आता है तेल के अंगों के बारे में। पक्षियों में तेल के अंग कहाँ होते हैं? तो यहाँ बताया भी गया है कि उनके पंखों में पूंछ के नीचे छोटा सा तेल का अंग होता है, बताया गया है ना। तो तेल के अंगों के बारे में बताया गया है। चौथा ऑप्शन है सूखे बने के रहस्य के बारे में। तो मेन पॉइंट आपका क्या हो रहा है यहाँ? सारे पॉइंट के बारे में बताया रहने के रहस्य के बारे में। हम सूखे बने रहने के रहस्य एक के बारे में। सूखा बने का रहस्य क्या है ना, क्योंकि आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य हो रहा है कि अधिकांश समय तक पानी के रहने के बाद भी बतखों के पंख सूखे बने रहते हैं। तो हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सारी चीजों का जो है खोज किए हैं।
तो इस अनुच्छेद में मुख्य जिज्ञासा की खोज क्या है? बतखों के जो है पंख सूखे क्यों बने रहते हैं, हम ये तो जानना चाह रहे थे। हाँ, इसी के लिए हमने खोज किया और खोज में हमें सारे चीजों के बारे में पता चल गया। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, हमसे बताया गया है बतख के सूखे बने रहस्य के बारे में। ठीक है, तो इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन मुख्य रहस्य इसमें सूखे बने का रहस्य के लिए हमने खोज किया, तो हमें ये सारी जानकारियां अपने आप प्राप्त हुई। तो मेन चीज इसमें क्या माना गया है अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर डी, सूखे बने रहस्य के बारे में। ठीक है, बाकी सारी चीजें बतखों से संबंधित है। उनके पसीने को अंगों के बारे में बताया गया है, तैलीय पंखों के बारे में बताया है, तेल के अंगों के बारे में बताया गया है ना। लेकिन हमने आश्चर्य हमें हुआ था कि सूखा पंख क्यों रहता है, तब हमने खोज किया है। ठीक है, इसलिए मेन ऑप्शन आपका डी है। 72 में देखिए, बतखों की यह विशेषता है कि वे बहुत दूर तक तैर सकती हैं, बहुत तेज तैर सकती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगा सकती हैं, पानी में तैरते रहने पर भी सूखी बनी रह सकती हैं। अब देखिए विशेषता इसमें तैर सकती हैं ये भी है, बहुत तेज तैरती हैं ये भी है, डुबकी लगाती ये भी है, लेकिन मेन हमें देखना है क्या है, यानी तैरती रहे, डुबकी लगाती रहे और उसके बाद सूखी भी बनी रहे, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें क्या लगा है सभी ऑप्शन में? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन लग रहा है ना? पानी में तैरती भी है और सूखी बनी रहती है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को चुना। वैसे दूर दूर तक तैर सकती है, उसका एक पहलू होगा, डुबकी लगा सकती है दो पहलू होगा, अलग पहलू है। यहाँ तीनों में ऑप्शन में एक एक पहलू दिया गया है बतख का, है ना। लेकिन इस ऑप्शन में आपके बतख के दो पहलू दिए गए हैं, या पानी में तैर रहती भी है और सूखी बनी रह सकती है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को चुना है। ठीक है, चलिए तीसरा है, तेल का अंग बतख के शरीर में कहाँ रहता है? पीठ में, पूंछ में, पंख में या पैर में? तो यहाँ क्या बताया गया है? पीठ में नहीं बताया गया है, पूंछ में बताया गया है, पंख में नहीं बताया गया है, पैर में नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? बतख के पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल अंग होता है, इसलिए हम पूंछ ऑप्शन में सही लगाएंगे। तेल का अंग कहाँ होता है? पूंछ में। ठीक है, ऐसे ही अगला है, दिए गए अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या है? जलचर पक्षी, पक्षी, सारस, मोर, क्या हो सकता है? अमन अब आपसे पूछ रही है मैम, आपके अनुसार क्या हो सकता है? मैम जलचर पक्षी। कैसे कैसे आपने सोचा पक्षी भी लगा सकते थे आप, क्यों जलचर पक्षी लगाए? मैम क्योंकि इस शीर्षक में मैम ये बताया गया है कि मैम पक्षी तो है ही, बट मैम वो जलचर मैम जल में भी रहती है मैम, इसलिए जलचर पक्षी सही होगा। और मैम पक्षी मैम इसमें दोनों का किया गया है, देखिए बेटा मैम वो जलचर भी है पक्षी भी है। ये जल पक्षी भी है, जलचर है। इसमें यहाँ पे बताया गया इसमें अभी बहुत सारे बहुत सारे पक्षियां जल में रहते हैं, पंख उनके सूखे रहते हैं, उनके रहस्य बताया गया है ना। इसलिए हमें जलचर पक्षी यहाँ पर उचित ऑप्शन लगा, क्योंकि यहाँ जल में न सारस रहा है न मोर रहता है ना, न कोई और पक्षी। बतख के बारे में बताया गया है, तो जलचर पक्षी ऑप्शन को चुनेंगे। तो बतख अलग से नाम दिया नहीं गया है कि हम बतख लिखेंगे, इसलिए अगर जलचर पक्षी दिया गया तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि पक्षी
उचित नहीं लग रहा है। पक्षी बाहर भी उड़ते हैं, सारस भी अलग है, मोर भी अलग है, लेकिन जलचर पक्षी, क्योंकि पक्षी यहाँ बतख है, पक्षी भी है और जलचर भी है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन जलचर चुना है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 75 में, रहस्य का पर्यायवाची क्या हो सकता है? अनिल, सौरभ बताएंगे। मैम भेद। क्योंकि प्रयत्न यानी प्रयास मैम, होगा, भेद। प्रयत्न करना, प्रयास करना होगा। प्रकट करना यानी किसी चीज को, रहस्य को सामने लाना होगा, प्रकट करना, है ना। खोज करना यानी किसी की तलाश करना होगा। भेद का मतलब होता है जो हम नहीं जान पाते, जैसे रहस्य को हम खोज करेंगे तब हमें रहस्य का पता चलेगा। मैम जानते नहीं मैम, इसलिए इसका मैम जैसे किसी बातों को छुपा कर रखना मैम, किसी को इसका बताना आपका नहीं मैम, वो क्या भेद आया? होता डी। ठीक है, है। तो भेद। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे के सेशन में आपका और भी अनुच्छेद लेकर आएंगे। इस अनुच्छेद को यहाँ लाने का मकसद यही है कि जो पढ़ने में तेज है वो तो बिना पढ़ाए भी जान सकेंगे, लेकिन जो बच्चे, सबके पास एक जैसे ईश्वर ने सबको सब सोचने समझने की क्षमता एक जैसे नहीं दी है। कुछ बच्चे जो हमारे क्लास में पीछे रह जाते हैं, उनको भी हम कैसे समझा जाए, कैसे प्रश्न को अनुच्छेद पढ़ के उत्तर दिया जाए, इसका बताने का प्रयास करना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए अनुच्छेद का आपको जो है हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग इसको क्लास करेंगे अनुच्छेद का तैयारी का। अब आपको पर डे हिंदी जो है चैप्टर न पढ़ा के ही अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा जब तक आपकी परीक्षा नवोदय की नहीं हो जाती है। तो जो बच्चों को आता है तर वो आप बीच में जल्दी से बताने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का अगले सेशन से ध्यान रखेंगे। अरे बात समझ में? तो आपके पास यस अनुच्छेद भेजेंगे सर, आपको उसका उत्तर देना होगा, तब आपका पता चलेगा कि आप कितना उत्तर खुद से दे रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, भेजा जाएगा। तो आज का सेशन हम यही करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।